नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2023 को 3 जजमेंट्स हैं जो प्रोनाउंस की हैं। आइए हम एक जजमेंट पर थोड़ा सा गौर करते हैं। ये एक सिविल अपील 4769 ऑफ 2022 की है जो एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस जो कि अपीलेंट है वर्सेस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स एंड अदर्स जो रिस्पोंडेंट्स हैं। और यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो अपीलेंट है उन्होंने LPA जो हाई डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना है उनकी ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर अपील फाइल की है। तो थोड़ा सा फैक्ट्स पे हम जाते हैं। फैक्ट्स पे ये था कि एक अपीलेंट और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उनके बीच में एक MOU साइन हुआ था और उसमें एक कंडीशन रखी थी कि कोई भी अगर एक्सटर्नल सोर्स से अगर किसी इलेक्टोरल ड्यूटी में डेथ होती है तो फिर जो है अपीलेंट कंपनी है वो उसका कॉम्पनसेशन देगी। और यहाँ पर एक कांस्टेबल थे, उनकी जो है डेथ हो गई थी इलेक्टोरल ड्यूटी में सन स्ट्रोक की वजह से। तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने आगे कॉम्पनसेशन है वो क्लेम किया था अपने एम्प्लॉयर से। और लेकिन जो एम्प्लॉयर है उन्होंने जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया था बॉडीज के पास, लेकिन क्लेम मिला नहीं था वाइफ को। और फिर उससे एग्रीवेट होकर वाइफ ने आगे सिंगल जज की हाई कोर्ट के ऑनरेबल सिंगल जज के सामने रेड पिटीशन डाली थी। तो माननीय हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने ये निर्णय दिया कि जो ड्यूटी बनती थी वो एक एम्प्लॉयर की बनती थी कि वो एक डिडक्शन है जो रिक्विजिट टाइम के अंदर जो है वो क्लेम करें इंश्योरेंस का, जो कि अपीलेंट है, लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं किया। तो इसलिए अब सारी लायबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की बनती है, वो इनको कॉम्पनसेशन वाइफ को दें। अब उससे एग्रीवेट होके जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने आगे जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने आगे एक डिविजनल बेंच के सामने LPA फाइल की और माननीय डिविजनल बेंच ने जो है ऑर्डर को जो है वो सेटिसाइड कर दिया। और यहाँ पर ये निर्णय दिया कि एम्प्लॉयर जो है वो एक एजेंट के तौर पे काम करता है और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट की तरह काम करता है, वो मंथली डिडक्शंस करते हैं, तो इसलिए जो लायबिलिटी है वो अपीलेंट के ऊपर आएगी जो कि इंश्योरेंस कंपनी है। और उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर अपील डाली थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। आइए हम इसके थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं क्या था इसमें और जानने की कोशिश करते हैं क्या था इसमें। और यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर डिस्कशन किया गया है और यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर आते हैं सीधा ही। और फैक्ट्स में ये था कि जो अपीलेंट इंश्योरेंस कंपनी है और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने MOU है वो साइन किया था 9 फरवरी 2000 को, कि जिसमें इंश्योरेंस कवर होगा जो कि पर्सन डिप्लॉय किए जाएंगे इलेक्शन रिलेटेड वर्क फॉर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसका रेलेवेंट क्लॉज थी MOU क्लॉज 3 थी, उसमें स्कोप ऑफ कवर है वो डिफाइन किया गया था। और स्कोप ऑफ कवर में ये लिखा था कि जो इंश्योरेंस है वो इंटेंडेड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉम्पोजिशन इन केस अगर कोई डेथ होती है रिजल्टिंग सोली एंड डायरेक्टली, यहाँ पर वर्ड्स को गौर कीजिए, सोली एंड डायरेक्टली फ्रॉम एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट द्वारा बाय एक्सटर्नल वायलेंस और एनी अदर विजिबल मीन्स। तो कोई भी एक्सटर्नल वायलेंस और एनी अदर विजिबल मीन्स से अगर कोई जो कॉम्पोजिशन दी जाएगी अगर किसी व्यक्ति की डेथ होगी या कोई डायरेक्टली सोली या डायरेक्टली एक्सीडेंट होगा बाय एक्सटर्नल सोर्स और बाय एनी अदर विजिबल मीन्स से। और इसके बाद MOU एग्जीक्यूट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट ने। ग्रुप इंश्योरेंस है वो वाइड लेटर 10 फरवरी 2000 से प्रीमियम है वो कवर किया था एम्प्लॉयज को जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज थे। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ बाइपोल्स था, द ड्यूरेशन ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी 24 मई से लेकर 23 जून 2000 बाय वे ऑफ सप्लीमेंट्री पॉलिसी द्वारा। फिर हस्बैंड थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 के जो कि कांस्टेबल थे
एक डिस्ट्रिक्ट फोर्स में जो कि मेंबर थे स्टैटिक आर्म फोर्स के, वो पोस्टेड थे बूथ नंबर सो एंड सो पे, और उनकी डेथ हो गई थी सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक से जब वो इलेक्शन की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे फॉर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैटर जो है काफी सालों के बाद आया, और 2008 में डेथ्स हुई थी। 2000 मतलब करीब कई सालों बाद जो है 2008 में आया कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक जो इशू था कॉम्पोजिशन का, वो एक अपनी लेटर भेजा 21 नवंबर 2008 को। अब असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर ने अंडर सेक्रेटरी को भेजा लोकायुक्त पटना बिहार में, और बताया कि डेथ हुई है डिसीज्ड कांस्टेबल की, और ही स्ट्रोक हुई थी 26 मई 2000 को जब वो इलेक्शन की ड्यूटी में परफॉर्म कर रहे थे, और कोई एक्सटर्नल वायलेंस और एक्टिविटी नहीं थी। और फिर उसमें जो कॉम्पनसेशन थी रेस्पोंडेंट नंबर 2 को यहाँ पाया कि एडमिसिबल नहीं है फॉर द पेमेंट के लिए। अब इसके बाद रेस्पोंडेंट नंबर 2 की वाइफ ने एक रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वाइफ है सॉरी रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो वाइफ है, उन्होंने जो डिसीज्ड की वाइफ है जो उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी CWJC सो एंड सो बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना में, और कि जो लेटर था 20/11/2009 का जिसमें रिजेक्ट कर दिया गया था क्लेम और उसको क्वैश कर दिया जाए, और पेमेंट कॉम्पोजिशन 10 लाख की जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी तो में दी गई थी क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी इलेक्शन ड्यूटी में। और इसके बाद लर्नर सिंगल जज ने क्लेम को अलाउ कर दिया, और ये कंटेंशन थी कि जो नोटिस क्लेम था जो अपीलेंट एश्योरेंस कंपनी को दिया गया था फॉर द क्लेम एश्योरेंस को, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और सिंगल बेंच ने इशू पे नहीं गए क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ थी कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, बिकॉज चीफ इलेक्टोरल कमीशन ने इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपने सप्लीमेंट्री एफिडेविट में एक्नॉलेज किया था कि वो एलिजिबल है, वाइफ जिनकी जो वाइफ ऑफ डिसीज्ड की वो एलिजिबल है। और फिर कोर्ट ने रिलाई किया था जजमेंट को लीलावती देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स की, और इसके बाद यार ये निर्णय दिया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई क्लेम जो है रेज नहीं किया था जब पॉलिसी की ड्यूरेशन पीरियड में, और इसकी वजह से जो पॉलिसी लैप्स हो गई थी और अलाउ और परमिशन और परमिटेड कर दिया कि ये पॉलिसी है जो लैप्स हो जाए, तो इसकी लायबिलिटी बनती है डिसीज्ड वाइफ को, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर आती है एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैशाली के ऊपर आती है। अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपील फाइल की डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट, जो ऑर्डर आया था सिंगल बेंच का 17/5/2011 का, और जो इसकी फिर जजमेंट थी 3 अक्टूबर 2017 को उसकी जजमेंट आई, और कोर्ट ने यहाँ ये पाया कि इंश्योरेंस कंपनी है क्या LPA जो नंबर जो सो एंड सो थी, जो इंश्योरेंस कंपनी का बारे में बताया कि कंसर्न था कि वो अपनी वो जो अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकते क्योंकि लीलावती की जजमेंट पर रिलाई किया उन्होंने, और इससे प्राइमरी डिफेंस यही रेज किया था कि जो क्लेम जो है वो टाइम के अंदर लॉन्च नहीं किया गया, इसलिए जो कि क्योंकि डेथ हुई थी पुलिस कांस्टेबल की इलेक्शन पोल में जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, और अपील जो फाइल की गई थी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जो इस प्रेमाइस पे थी कि जो बर्डन ऑफ लायबिलिटी है इंश्योरेंस अमाउंट की वो अपीलेंट इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होती है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सबसिस्ट कर रही थी ऑन द रेलेवेंट डे पे, और फैमिली ऑफ द डिसीज्ड ऑफिसर जो हैं वो उनको मिलनी चाहिए थी अमाउंट, और ये डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है, और कि फैमिली को ऑलरेडी जो अमाउंट है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पेंडेंसी ऑफ द अपील जो थी हाई कोर्ट में वो पेमेंट कर दिया है। अब ये ग्रीवेंस थी कि लायबिलिटी जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर दी गई है और चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैशाली को दी गई है, तो इसके बेसिस पे रिलायंस मतलब दिया गया दिल्ली इलेक्ट्रिकल सप्लाई अंडरटेकिंग वर्सेस बसंती देवी एंड अनदर की जजमेंट पर रिलाई किया गया, और इसमें ये बताया कि जो एम्प्लॉयर जो डिसीज्ड का होते हैं वो एक एजेंट का इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट का काम करते हैं अंडर सेक्शन 182 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बिकॉज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की वो सिर्फ डिटेक्ट करते हैं प्रीमियम को फ्रॉम द मंथली सैलरी ऑफ द डिसीज्ड, और फिर सारा जो पैसा है इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं। तो ये सारे ग्राउंड्स पे इस पे चैलेंज किया था। बाद में
कोर्ट ने दो अपना जो है निर्णय सुनाया। आइए हम उसके निर्णय पर जाते हैं। अपीलेंट की दोनों की कंटेंशन सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने अपना निर्णय ये सुनाया कि दो एस्पेक्ट्स आते हैं यहाँ पे। पहला कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डिले इन क्लेमिंग द अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और सेकेंडली जब इंश्योरेंस कंपनी क्या कवर करती है, पॉलिसी कवर करती है डेथ ऑफ द कांस्टेबल को, जो सिनेरियो जिस हालात में डेथ हुई है तो वो क्या ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कवर कर की जाती है। तो ये एडमिटेड पोजीशन थी रेस्पोंडेंट नंबर 2 की कि वो क्लेम जो है कभी रेज नहीं किया गया, मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने क्लेम नहीं किया, और एंटाइटलमेंट ऑफ क्लेम जो था वो 21/11/2008 में दिया गया था, बाय 7.5 साल के बाद दिया गया था। और अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि अगर वाइफ क्लेम नहीं करती, अपीलेंट इंश्योरेंस कंपनी का व्यू होता है तो केस जो कवर्ड बाय पॉलिसी, तो ये ड्यूटी बनती थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 की कि वो अपना लॉन्च करें क्लेम को, और इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, कॉन्टिनेंस नहीं किया जा सकता कि एक तो क्लेम पहले तो इनिशियली रिजेक्ट कर दिया और सब्सिक्वेंटली जो उसकी जो लायबिलिटी थी वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दी गई, फास्ट एंड द लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दी गई। तो यहाँ पे यही निकल के आया कि जो नेग्लिजेंसी थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 की, वो उन्होंने अपना जो क्लेम लॉन्च नहीं किया, और कोई ये एडमिसिबल नहीं है कि कोई रीजन फॉरवर्ड नहीं हुआ किया कि क्लेम ऑफ द अपीलेंट टू फॉरवर्ड द क्लेम ऑफ द अपीलेंट। और सारे चीज़ों को पहलुओं पर गौर किया और जजमेंट्स पर रियलाइज किया। अब स्पेसिफिक क्लॉज थी एमओयू की, उसके ऊपर आया है इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो पेमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन थी कि सोली एंड डायरेक्टली। यहाँ पर बताया गया जो एक्सीडेंट जो कॉज किया गया था बाय एक्सटर्नल वायलेंट और बाय एनी अदर विजिबल मींस। तो अगर उसकी जो एमओयू को प्लेन रीडिंग करके देखा जाए तो जो क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द, अगर इसको भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉजेस को भी हटा दिया जाए, एक लिबरल होता है इंटरप्रिटेशन, एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को भी हटा दिया जाए तो ये अपेरेंट होगा कि एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्लेम इज जो होगी वो डेथ पे होगी। अब सेकंड जो सीक्वेंस जो बिगिन था, ओनली वर्ड यूज किया गया था इसमें। अब इवेंट ऑफ द डेथ ये थी कि यही सिनेरियो था कि सिचुएशन जो अराइज होगी वो सोली एंड डायरेक्टली होगी, और जो एक्सटर्नल जो एक्सीडेंट होगा बाय द एक्सटर्नल वायलेंस में, जहां पर जो डेथ हुई थी वो सनस्ट्रोक से हुई थी। तो ये एनी अदर विजिबल मींस का जो अंदर जो पोर्शन में कवर नहीं हो रहा है, और इस ग्राउंड को कोर्ट ने पाया कि ये एप्लीकेबल नहीं है इसमें, क्योंकि जो प्रॉक्सिमेट कैजुअल रिलेशनशिप था होना चाहिए बिटवीन द एक्सीडेंट और बॉडी इंजरी का, वो उनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है प्रॉक्सिमेट कैजुअल रिलेशनशिप जरूर एस्टेब्लिश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेथ हुई और एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, सिर्फ एक सनस्ट्रोक हुआ था। तो इसलिए वो स्कोप ऑफ कवर जो था वो उसके कोर्ट ने कहा कि जो सनस्ट्रोक जो है वो उन कोर्ट के व्यू में वो स्कोप ऑफ कवर के अंदर नहीं कवर्ड होता है, और जब इंश्योरेंस कंपनी और अमाउंट जो है वो पेबल इंश्योरेंस कंपनी में द्वारा पेबल हो। तो इस सारे गैलों पे कंक्लूजन पे ये निकाला कि जो इम्प्यूज और जजमेंट थी डिविजनल बेंच ऑफ पटना हाईकोर्ट की वो अनसस्टेनेबल है, उसको सेटिसाइड कर दिया जाता है। और जो ऑर्डर पास किया गया था वो इस ग्राउंड इस पे इशू पे सॉरी इस ग्राउंड पे किया था कि एडमिशन कर दी थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, और अब वो अपनी एडमिशन से रिसाइल्ड होने के लिए एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के लिए बोल रहे हैं, जो कि जो क्लेम एडमिसिबल नहीं है, लेकिन कोई रीजन नहीं बताया रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने कि वो उन्होंने जो क्लेम है अपीलेंट इंश्योरेंस कंपनी को नहीं फॉरवर्ड किया, बट बिकॉज क्यों जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सम ऑफ बेनिफिटिंग, क्योंकि उनका एक ऑब्जेक्टिव था यही कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 को बेनिफिट करना एट द कॉस्ट ऑफ द अपीलेंट। तो इस ऐसे सारे ग्राउंड्स पे जो कोर्ट ने पाया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, और साथ में ये जो चूंकि ऑलरेडी अमाउंट जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 को दिया जा चुका था, तो यहाँ पर बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो बेनिफिट था वो कई सालों तक मतलब एंजॉय किया है, और जो स्टैंड लिया गया रिस्पोंडेंट नंबर 1 का कि क्यों द लायबिलिटी टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 से वो रिकवर करें रिस्पोंडेंट नंबर 2 से, क्योंकि और इस एस्पेक्ट को अब वो क्लोज किया जाता है।
और अपील को यहाँ पर इस ग्राउंड्स पे अलाउ कर दी। और इंश्योरेंस कंपनी को जो लायबिलिटी बनाई थी कि इनके ऊपर लायबिलिटी बनती है, वो उस ऑर्डर को, डिविजनल बेंच के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।